नमस्कार साथियों, अपन नगरपालिका अधिनियम के बारे में कई कक्षाओं से अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको सेक्शन 189 तक चैप्टर 5 तक सारी बातें आपको बता दी है। छठा चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। देखिए इसका नोट्स आपके सामने है, लेकिन छठा चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। छठा चैप्टर धारा 90 से लेकर 100 तक है। धारा 90 से लेकर 100 तक जो छठा चैप्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं है। इस चैप्टर में जो लेखा और संपरीक्षा अकाउंट्स और ऑडिट्स के बारे में प्रावधान किए गए हैं, तो ये अकाउंट्स और ऑडिट्स का जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं है। मतलब छठे चैप्टर या सेक्शन 90 से 100 तक ईओआरओ की भर्ती में ये सिलेबस में नहीं है। इसलिए ये नोट्स यदि आपके पास है तो उसको एक बार हल्की सी रीडिंग मार के आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर जो आपके सिलेबस में नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7, जिसको सेक्शन 101 से लेकर 140 तक पढ़ते हैं। देखो सेक्शन 101 से लेकर सेक्शन 140 तक क्या पढ़ेंगे अपन? 7वां अध्याय पढ़ेंगे। 7वें अध्याय में किसका उल्लेख है? नगरपालिका राजस्व का या म्युनिसिपल रेवेन्यू या नगरपालिका का राजस्व से संबंधित जो प्रावधान है वो सारे के सारे 7वें अध्याय में है। ये टोटल 40 धाराओं में इस चैप्टर का अपन अध्ययन करेंगे। सेक्शन 101 से लेकर 140 तक 7वां चैप्टर आपके सिलेबस में है, जिसे हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए नगरपालिक राजस्व या म्युनिसिपल रेवेन्यू के बारे में पहला सेक्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, धारा 101। धारा 101 का टाइटल जो है नगरपालिका का आंतरिक राजस्व है, इंटरनल रेवेन्यू ऑफ म्युनिसिपैलिटी। तो नगरपालिका का आंतरिक राजस्व क्या होगा या नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में क्या क्या आता है? तो देखो पहला सवाल, नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में क्या क्या आता है? तो इसमें देखो नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में निम्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियां आती हैं। मतलब नीचे जो स्रोत आपके सामने, ये 3 स्रोत आपके सामने हैं, इन तीनों स्रोतों से जो भी प्राप्ति होती है रिसिप्ट, वो पूरी की पूरी किस में आती है? नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में आती है। ध्यान रखना, नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में क्या आता है? पहला है नगरपालिका द्वारा उद्ग्रहित कर, मतलब टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपैलिटी। कुछ शब्दावली जो है अंग्रेजी में लिखी गई है, उनको आप एक बार रीड आउट करेंगे। अगर आप अंग्रेजी का शब्द देख लो, हिंदी वाले में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, कोई नया शब्द डाला जा सकता है। तो नगरपालिका द्वारा उद्ग्रहित कर, टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपैलिटी, ये आंतरिक राजस्व में आएगा। दूसरा आंतरिक राजस्व का घटक जो है वह है नागरिक सेवाओं के लिए नगरपालिका द्वारा उद्ग्रहित उपभोक्ता यूजर चार्जेज, जितने भी लिए जाते हैं उपभोक्ता संबंधी जो प्रभार या चार्ज लिए जाते हैं, वो सारे के सारे नगरपालिका के आंतरिक प्रशासन में आते हैं। और तीसरा है विनियामक एवं अन्य कानूनी कृत्यों के अनुपालन के लिए उद्ग्रहित फीस या जुर्माने। तो नगरपालिका कुछ सेवाएं देने के लिए जो फीस लेती है या कृत्यों के अनुपालन में किसी प्रकार की चूक करने पर जो फाइन या जुर्माना लगाया जाता है, तो जितने भी फीस या फाइन्स नगरपालिका की ओर से लगाए जाते हैं वो नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में आएंगे। तो आंतरिक राजस्व के 3 सोर्स हो गए, टैक्सेज, इसके अलावा यूजर चार्जेज। देखो अंग्रेजी में देखेंगे, लेविड टैक्सेज, यूजर चार्जेज, फीस और फाइन्स, इन सब से मिलकर नगरपालिका का आंतरिक राजस्व बनता है। तो नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में क्या क्या है? टैक्सेज, यूजर चार्जेज, फाइन्स एंड फीस, ये चारों चीजें इसमें आती हैं। तो देखिए सवाल आपके सामने है, नगरपालिका को किन स्रोतों से होने वाली प्राप्तियां उसके आंतरिक राजस्व में आती हैं? तो नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में उद्ग्रहित कर आते हैं, नागरिक सेवाओं पर, लोगों को जो सर्विसेज दी जाती है उन पर लिया जाने वाला चार्ज आता है, फीस और जुर्माना आता है। तो देखो टैक्स, यूजर चार्ज, फीस और फाइन, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो सवाल ये भी दे सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कारक जो है वो नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में नहीं आता? तो इन 4 शब्दों के अलावा देखो टैक्सेज, यूजर चार्जेस, फीस, फाइन, इन चारों शब्दों के अलावा कोई भी चीज है वो नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में नहीं आएगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो नगरपालिका के आंतरिक राजस्व के घटक क्या हैं या नगरपालिका के आंतरिक राजस्व के स्रोत क्या हैं? ये 4 स्रोत नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में आएंगे। एक बार फिर देखेंगे, टैक्सेज, यूजर चार्जेस, फीस एंड फाइन्स। ये अंग्रेजी का शब्द ज्यादा देखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। दूसरा देखिए, धारा 102 में बाध्यकारी या ऑब्लिगेटरी टैक्सेज है, मतलब जिन टैक्सेज को चुकाया जाना अनिवार्य है। तो बाध्यकारी टैक्सेज की कैटेगरी में क्या क्या आएगा? कौन से टैक्सेज हैं जो ऑब्लिगेटरी माने गए हैं? तो देखो प्रत्येक नगरपालिका इस अधिनियम की रीति से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर एवं समय पर, देखो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर
और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय पर, तो राज्य सरकार किसी भी टैक्स को जो इस अधिनियम के तहत ऑब्लिगेटरी है उसको राजपत्र में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियमों के साथ प्रकाशित करेगी। तो देखो जो राजपत्रों में अधिसूचित किया जाता है उस, तो देखिए एक बार दोबारा, प्रत्येक नगर पालिका इस अधिनियम की रीति से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर और समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत उद्ग्रहित करों को वसूल कर सकेगी या करों को उद्ग्रहित कर सकेगी। ये करों को उद्ग्रहित कर सकेगी और यदि राज्य सरकार ऐसी अपेक्षा करे तो उद्ग्रहित करेगी। तो देखो राज्य सरकार की अपेक्षा पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर और समय पर नगर पालिका जो है वो ऑब्लिगेटरी टैक्सेस को या ऑब्लिगेटरी करों को जो है उद्ग्रहित करेगी या वसूल करेगी। और बाध्यकारी कर कौन से होंगे, इसके लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर प्रकाशन करेगी। तथा ऐसे करों में निम्न कर शामिल हैं। तो देखो ऑब्लिगेटरी टैक्सेस कौन से हैं, तो देखो ऑब्लिगेटरी टैक्सेस वसूल करेगी नगर पालिका इस अधिनियम के तहत, लेकिन ऑब्लिगेटरी टैक्सेस को डिसाइड करेगी राज्य सरकार। ऑब्लिगेटरी टैक्सेस की रेट और टाइम भी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ही डिसाइड करती है, लेकिन वसूली का काम कौन करती है, वसूली का काम नगर पालिका करती है। देखो ऑब्लिगेटरी टैक्सेस या बाध्यकारी करों में कौन कौन से कर आते हैं, इनमें देखिए पहला है नगरपालिक सीमाओं के भीतर स्थित भवनों और भूमियों पर कर। तो नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जितने भी भवन और भूमि है उनके ऊपर जो भी टैक्स लगेगा वो ऑब्लिगेटरी है। तो ये जैसे नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जो भी क्षेत्र होता है उसमें जितना भी टैक्स है वो ऑब्लिगेटरी है, पहली बात तो बाध्यकारी है। और इकाई क्षेत्र आधारित प्रणाली या अन्य किसी प्रणाली से, तो जैसे प्रति वर्ग मीटर या प्रति वर्ग फीट के हिसाब से ये चार्जेस भूमि और भवन के लिए जाते हैं, या किसी अन्य प्रणाली से भी इनको डिसाइड किया जा सकता है, वर्ग गज के ऊपर भी डिसाइड कर सकते हैं। तो प्रति वर्ग फुट पे कर सकती है, प्रति वर्ग गज पे कर सकती है। तो ये देखो इकाई क्षेत्र का मतलब है किसी भी पैमाने पर ये निर्धारित किया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा और उसी के अनुरूप नगर पालिका वसूल करेगी। दूसरा है वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर। तो नगर पालिका जो है किसी भी व्यवसाय या कारोबार या आजीविका या नियोजन पर जो है टैक्स लेती है, तो ये ऑब्लिगेटरी टैक्स ही है। सड़क, पुल और घाटों पर पथ कर, मतलब पथ कर होता है टोल। टोल किस किस पर, सड़कों पर लग सकता है, पुलों पर लग सकता है, घाटों पर लग सकता है। तो ये टोल जो है ऑब्लिगेटरी टैक्स है जो अपने सीमा क्षेत्रों में नगर पालिका वसूल करेगी, लेकिन इनको भी डिसाइड कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। नेक्स्ट, उन व्यवसायों और उद्योगों पर प्रदूषण नियंत्रण कर जो नगरपालिक सीमाओं के भीतर प्रदूषणकारी है। तो देखो अगर किसी व्यवसाय से या किसी उद्योग से किसी प्रकार का प्रदूषण हो रहा है तो उस पर नगरपालिका राज्य सरकार के नियमों के तहत टैक्स वसूल करेगी। ये टैक्स भी क्या है, ऑब्लिगेटरी है, बाध्यकारी है, चुकाना ही पड़ेगा व्यवसाय करने वाली या उद्योग चलाने वाली संस्था को। फिर नेक्स्ट है सार्वजनिक स्थान, निजी भवन या भवन पर अनुगे प्रदर्शन या विज्ञापन पर कर। तो देखो नगरपालिका क्षेत्र में किसी भी भवन पर या भवन की दीवार वगैरह पर विज्ञापन के लिए होर्डिंग वगैरह लगाई जाती हैं, तो उन पर भी नगरपालिका जो टैक्स लेगी वो टैक्स भी क्या है, ऑब्लिगेटरी है, बाध्यकारी है, चुकाना पड़ेगा। कोई अन्य कर जिसे अधिरोपित करने की शक्ति संविधान के तहत राज्य सरकार को है। तो देखो राज्य सरकार कोई टैक्स लगा सकती है संविधान के तहत, तो वो टैक्स भी नगरपालिका से उद्ग्रहित करवा सकती है। ठीक है, तो यहाँ ये ऑब्लिगेटरी टैक्स हैं जिसमें मैंने आपको 6 कैटेगरी बताई है। इन 6 बिंदुओं में जो टैक्स हैं वो सारे के सारे बाध्यकारी हैं। ठीक है, जिनमें से 5 स्पष्ट है और छठे श्रेणी में ये बताया गया है कि राज्य सरकार संविधान के तहत कोई और किसी टैक्स को भी ऑब्लिगेटरी डिक्लेयर कर सकती है इन 5 के अलावा। ठीक है, फिर देखो परंतु ये अपवाद है करों का न लिया जाना। कौन से करों को नहीं लिया जाएगा या करों के न लिए जाने के संबंध में इस धारा में क्या प्रावधान है, तो इसमें देखिए आप, राज्य सरकार इन करों में से किसी भी कर का उद्ग्रहण नहीं करेगी। नीचे जिनकी अपन चर्चा करेंगे, उद्ग्रहण बंद करने या दर कम करने की अनुमति नगरपालिका को दे सकेगी। देखो इन करों का उद्ग्रहण राज्य सरकार नहीं करेगी, इनको कम करने या बंद करने के लिए नगरपालिका को निर्देश दे सकेगी, लेकिन राज्य सरकार ऐसी नगरपालिका के अनुरोध वाले आवेदन पर ही करेगी। तथा यदि ऐसी अनुमति राज्य सरकार देती है तो उसे कानूनों को विशेष राजपत्र में अधिसूचित करना पड़ेगा। तो पहली बात तो इसमें देखो कौन से कर हैं, तो इसमें देखो करों का उद्ग्रहण नगरपालिका की दशाओं पर निर्भर करता है। यहाँ दोबारा देखिए, राज्य सरकार इन करों में से किसी भी कर का उद्ग्रहण नहीं करेगी। देखो ऊपर जो कर बताए गए ध्यान रखना, ये 5 कर
या इन 6 श्रेणियों में कोई भी कर है, ये करों का उद्ग्रहण कौन नहीं करेगी? राज्य सरकार नहीं करेगी। और उद्ग्रहण बंद करने का निर्देश या कम करने का निर्देश नगरपालिका को राज्य सरकार दे सकती है, लेकिन ऐसा किसके आवेदन पर? उस नगरपालिका के अनुरोध या निवेदन पर ही राज्य सरकार कर सकती है। करों का उद्ग्रहण नगरपालिका की दशाओं पर निर्भर करता है, इसीलिए करों को कम करने या बंद करने का अनुरोध जो है वो नगरपालिका ही कर सकती है राज्य सरकार से, और उसके अनुरूप ही राज्य सरकार आदेश या निर्देश दे सकती है। देखिए, नगरपालिका की स्थानीय दशाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उद्ग्रहित करों की दरों में समय समय पर परिवर्तन कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कर जिनकी वसूली बाध्यता के साथ नगरपालिका करती है, वो सारे टैक्सेस जो है वो राज्य सरकार कम करने का पावर रखती है, लेकिन राज्य सरकार ऐसा परिवर्तन उन करों की दरों में परिवर्तन या कमी जो है वो कब करेगी? जब नगरपालिका स्थानीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से अनुरोध करेगी। कहने का मतलब है कि कम करने का आदेश राज्य सरकार अपने विवेक से नहीं देगी। अगर कोई नगरपालिका ऐसा चाहती है, अनुरोध करती है, तो ही राज्य सरकार ऐसा आदेश देगी। तो सीधी सी बात है कि जब नगरपालिका ऊपर वाले ऑब्लिगेटरी करों में से किसी को कम करने या बंद करने के लिए अनुरोध करे राज्य सरकार से, तो इस संबंध में राज्य सरकार जो है उस नगरपालिका को आदेश या निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें धारा 3 में क्या दिया हुआ है? अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे। ये ऊपर देखो, धारा 102 में ऑब्लिगेटरी करों की बात की है। इन ऑब्लिगेटरी करों के अलावा अन्य कर, देखो तो ऑब्लिगेटरी कर किस में है? धारा 102 में है। और ऑब्लिगेटरी करों के अलावा अन्य करों का उल्लेख किस में है? धारा 103 में। अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे। ऑब्लिगेटरी करों का मतलब है कि वो तो अधिरोपित किए ही जाएंगे, लेकिन उनमें कमी की जा सकती है नगरपालिका के अनुरोध पर। लेकिन ऑब्लिगेटरी करों में से किसी कर को चुकाने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार उसे कम करने या बंद करने का आदेश नहीं देती। फिर धारा 103 में अन्य करों के अधिरोपित करने की बात की गई है। तो देखो, राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए कोई भी नगरपालिका अपने संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग में निम्न में से या किसी भी कर का अधिरोपण और उद्ग्रहण कर सकती है। इम्पोज और लेवी, लगाना और उद्ग्रहण का मतलब लेना, ठीक है। तो राज्य सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए नगरपालिका इनमें से कोई कर लगा सकती है, लेकिन राज्य सरकार के आदेशों के विरुद्ध जाकर नगरपालिका कोई कर नहीं लगा सकती। देखो, लगा सकेगी, इसका मतलब है कि इनका लगाना आवश्यक नहीं है। क्या क्या है इसमें? पहला है नगरपालिका क्षेत्र में चलाए जाने वाले वाहनों पर कर। तो नगरपालिका क्षेत्र में चलाए जाने वाले वाहनों पर कर जो है वो ऑब्लिगेटरी नहीं होकर क्या वॉलंटरी है, नगरपालिका की इच्छा पर निर्भर करता है। दूसरा देखिए, नगरपालिका में लंगर डालने वाले नौकाओं पर कर। यदि किसी नगरपालिका की सीमा से कोई घाट या तट लगता है किसी जल स्रोत से, जैसे सागर झील से, और वहां कोई लंगर डालने का मतलब है उसके तट पर किसी प्रकार की नौका वगैरह आकर रुकती है, तो उनसे किसी प्रकार का टैक्स नगरपालिका ले सकती है। ये भी ऑब्लिगेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। रोशनी कर, तो नगरपालिका रोशनी के एवज में लोगों से कर वसूल सकती है। सभा करने वाले लोगों से कर वसूल सकती है। तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों से कर वसूल सकती है। विज्ञापन वाली होर्डिंग या अन्य संरचना हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि या भवन पर कर लगा सकती है। तो इसके अलावा अग्नि पर कर लगा सकती है। किसी गैर आवासीय भवन में पार्किंग स्थानों की न्यूनता पर, देखो गैर आवासीय भवन का मतलब है कि कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग है और वहां पार्किंग नहीं है, तो उस पर भी टैक्स लगाया जा सकता है, शुल्क लगाया जा सकता है। स्टाम्प शुल्क पर कर लगाती है। स्टाम्प शुल्क 10% तक की दर पर अधिभार या चार्ज लगाया जा सकता है। ऐसे अन्य कर जिसे अधिरोपित करने की शक्ति संविधान द्वारा राज्य सरकार को है। तो देखिए, स्टाम्प कर पर, देखो स्टाम्प शुल्क पर कर और स्टाम्प शुल्क का 10% तक की दर पर सरचार्ज। तो देखो, स्टाम्प शुल्क पर टैक्स हो सकता है और स्टाम्प शुल्क की 10% जो राशि होती है उसके ऊपर सरचार्ज या अधिभार भी लगाया जा सकता है। तो ये देखो, ये 10 बिंदु ऐसे हैं जो नगरपालिका द्वारा टैक्स के रूप में लागू किए जा सकते हैं, लेकिन ये टैक्सेस जो है ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, क्योंकि इन सब में मैंने बताया कर सकेगी। तो ऑब्लिगेटरी टैक्स धारा 102 में है और अन्य कर जो है धारा 103 में है। ये किस पर निर्भर करता है? ये नगरपालिका के विवेक पर निर्भर करता है, ठीक है। इसे और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए नीचे देखो जो लाइन लिखी हुई है, नगरपालिका किसी भी ऐसे कर का अधिरोपण या उद्ग्रहण नहीं करेगी जिसे अधिरोपित एवं उद्ग्रहित करने की शक्ति संविधान द्वारा राज्य सरकार को नहीं है। तो देखो,
ध्यान रखने वाली बात है, अगर संविधान में कोई टैक्स अधिरोपित और उद्ग्रहण करने की शक्ति केंद्र सरकार को है, तो वो कर जो है वो नगरपालिका नहीं लगाएगी, क्योंकि नगरपालिका एक स्थानीय निकाय है और स्थानीय निकाय राज्य सूची का विषय है। इसलिए राज्य सरकार को जिन मामलों पर टैक्स लगाने की अधिरोपित करने या उद्ग्रहित करने की छूट है, तो उन्हीं के ऊपर नगरपालिका जो है करों का उद्ग्रहण कर सकती है। फिर नगरपालिका द्वारा करों का उद्ग्रहण निर्धारित और संग्रहण नगरपालिका अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों एवं उपविधियों के तहत ही किया जाएगा। तो नगरपालिका जिस किसी भी कर का उद्ग्रहण करेगी या जिस कर को निर्धारित करेगी या जिस कर का संग्रहण करेगी, वो नगरपालिका अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और उपविधियों के तहत ही करेगी। कहने का मतलब इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और उपविधियों के विरुद्ध जाकर या उनके खिलाफ जाकर किसी टैक्स का निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रहण नगरपालिका नहीं कर सकती। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, धारा 104 में उपयोक्ता या उपभोक्ता या यूजर चार्ज का मतलब ये है कि हम किसी चीज का उपभोग कर रहे हैं तो उस पर कौन सा चार्ज लगाया जा सकता है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो कैटेगरी बता रहा हूं आप ध्यान रखेंगे कि ऑब्लिगेटरी टैक्स कौन से हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये सारे के सारे ऑब्लिगेटरी टैक्स हैं। ये अन्य करों की श्रेणी में जो 10 लाइनें मैंने आपको बताई है। फिर यूजर चार्जेस, ये टैक्स नहीं है, चार्ज है, ये प्रभार है। यदि हम किसी सेवा का उपभोग कर रहे हैं तो उसके बदले में अपने को जो चार्ज देना पड़ेगा। तो यूजर चार्जेस का मतलब क्या है, जैसे अपन किसी नगरपालिका द्वारा बनाए गए जल नाले का इस्तेमाल कर रहे हैं, मल वहन नाली का इस्तेमाल कर रहे हैं, नगरपालिका वाले अपने द्वारा फेंके गए ठोस कचरे का प्रबंधन कर रहे हैं, तो ये हमारे यूजर चार्जेस हैं, हम सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं। तो यूजर चार्जेस जो है वो नगरपालिका कौन कौन से मामलों में वसूल कर सकेगी। तो देखो, पहला है नगरपालिका जल निकास एवं मल वहन की व्यवस्था, यदि कोई नाली वगैरह नगरपालिका ने बना रखी है तो उसके संबंध में चार्ज ले सकती है अपने से। दूसरा, ठोस अपशिष्ट प्रबंध, जो ठोस कचरा है उसका मैनेजमेंट, जैसे उसको कलेक्ट करना, उठाना, रिसाइकलिंग करना, इस संबंध में मैनेजमेंट के ऊपर किसी प्रकार का चार्ज अपने से ले सकती है। फिर विभिन्न प्रकार के यानों की पार्किंग विभिन्न क्षेत्रों और कालावधियों के लिए, तो विभिन्न क्षेत्रों में जैसे पार्किंग बना देती है नगरपालिका, तो वहां अगर वाहन खड़े करते हैं तो उनसे अपने से क्या ले सकती है, चार्ज ले सकती है। तो पार्किंग चार्ज भी लिया जा सकता है। फिर किसी प्रकार के सनिर्माण, परिवर्तन, मरम्मत या ढाने के कार्य के लिए सार्वजनिक मार्गों पर सामग्री और मलबे का ढेर। तो देखो, नगरपालिका क्षेत्र में कोई व्यक्ति कोई निर्माण कार्य करता है, कोई मकान की मरम्मत करता है, मकान को ढाता है, तो उस दौरान जो कचरा नगरपालिका के क्षेत्र में किसी सार्वजनिक मार्ग पर वो कलेक्ट करता है, तो उस कलेक्शन के लिए उस पर चार्ज लगाया जा सकता है, उससे चार्ज वसूला जा सकता है। देखो, जा सकता है ये बताया है, करने की शक्ति, देखो उद्ग्रहित कर सकेगी, हमेशा लेना जाना जरूरी नहीं है, जो निश्चित लिया जाएगा उसको तो अपन ने ऑब्लिगेटरी टैक्स कहा है, तो ऐसे ढेर पर चार्ज ले भी सकती है नगरपालिका चाहे तो। फिर देखो, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अन्य नागरिक सेवाओं पर समय समय पर विहित दर, तो नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाएं हैं, तो उन नागरिक सेवाएं जो है उन पर भी नगरपालिका जो यूजर चार्ज ले सकती है। लेकिन नागरिक सेवाओं पर नगरपालिका यूजर चार्ज लेने से पहले किससे अनुमति लेगी, राज्य सरकार का अनुमोदन लेकर ही नागरिक सेवाओं पर यूजर चार्ज लगा सकती है। ठीक है, तो ये 6 कैटेगरी मैंने आपको यूजर चार्जेस की बताई है। फिर देखो, अगर नगरपालिका उपयुक्त में से किसी यूजर चार्ज का उद्ग्रहण नहीं करती है या उद्ग्रहण को नगरपालिका ने स्थगित कर दिया, तो इसे उद्ग्रहित करने का निर्देश राज्य सरकार उसे दे सकती है। तो देखो, वास्तव में राज्य सरकार ने यदि ये यूजर चार्जेस लगाने की जिम्मेदारी नगरपालिका को दी है और नगरपालिका ऐसे यूजर चार्जेस का उद्ग्रहण नहीं करती है, कलेक्शन नहीं करती है या स्थगित कर देती है, पोस्टपोन कर देती है कि आगे उद्ग्रहण करेंगे, तो ऐसे यूजर चार्जेस का उद्ग्रहण करने का निर्देश राज्य सरकार नगरपालिका को दे सकती है। ठीक है, तो देखो, यदि पहली बात तो यूजर चार्जेस नगरपालिका के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन कोई यूजर चार्ज यदि राज्य सरकार की ओर से लगाया जाता है फिर भी नगरपालिका उनका वसूल नहीं करती है, तो राज्य सरकार निर्देश देकर उनकी वसूली या उद्ग्रहण करवा सकती है। ये इसमें आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए, धारा 105 जो है वो फीस एवं जुर्माने या उद्ग्रहित करने की शक्ति पर उल्लेख करते हैं। तो नगरपालिका अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फीस और जुर्माने को उद्ग्रहित करने की शक्ति निम्न मामलों पर रखती है, चाहे वे शक्तियां उन्हें किसी भी कानून से मिली हों। तो इसका मतलब यह है कि फीस और जुर्माने को वसूल करने के लिए पहली बात तो देखो, अगर नगरपालिका इस धारा के तहत कोई फीस या जुर्माना किसी से वसूल करती है, तो पहली बात तो ये देखना कि नगरपालिका अधिनियम में जो शक्ति दी है उसका भी इस्तेमाल करेगी, और नगरपालिका अधिनियम 2009 के
अलावा किसी कानून में नगर पालिका को अगर ऐसी शक्ति दी गई है तो उसका इस्तेमाल भी कर सकती है। और कौन से मामलों में फीस और जुर्माना वसूल सकती है नगर पालिका, इस संबंध में देखिए नीचे 9 बिंदु आपके सामने मौजूद हैं। पहला बिंदु, भवन योजना की मंजूरी। यदि कोई आदमी किसी भवन निर्माण की मंजूरी लेता है या उसे पूर्ण किए जाने पर प्रमाण पत्र जारी करने हेतु, तो जैसे अपन परमिशन लेते हैं नगर पालिका से भवन निर्माण की, अपन अपना ब्लूप्रिंट या नक्शा देकर परमिशन लेंगे तो उसके लिए अपने से फीस वसूली जा सकती है। और भवन पूरा करने के बाद उस भवन के फिटनेस के साथ से संबंधित प्रमाण पत्र नगर पालिका हमें जारी करती है, तो वो प्रमाण पत्र जब हम लेने जाते हैं तो उस समय भी हमसे क्या ली जा सकती है, फीस वसूली जा सकती है। फिर भूमिया और भवनों के गैर आवासीय उपयोग हेतु अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु, तो देखो किसी भी भूमि या भवन को गैर आवासीय का मतलब है कॉमर्शियल पर्पज से हम यूज करने के लिए लाइसेंस लेते हैं। तो देखो आवासीय भूमि को कॉमर्शियल में कन्वर्ट करने के लिए जो चार्जेज है या फीस है वो नगर पालिका वसूल कर सकती है। फिर व्यवसायों के विभिन्न वर्गों जैसे प्लम्बर, सर्वेक्षणकर्ता, नलकूप लगाने, मांस, मछली, कुक्कुट उत्पादन का विक्रय करने या वस्तुओं का खोमचा लगाने हेतु, तो कोई व्यक्ति देखो कोई प्लम्बर का काम कर रहा है उस पर भी चार्ज लगाया जा सकता है, कोई सर्वेक्षण का काम कर रहा है उस पर भी चार्ज लगाया जा सकता है, कोई नलकूप लगा रहा है, मांस, मछली, कुक्कुट उत्पादन कर उनका विक्रय कर रहा है, या कोई खोमचा या ठेला लगाने वाला है उससे भी किसी प्रकार का चार्ज लिया जा सकता है। फिर विज्ञापन हेतु उपयोग लिए जाने वाले स्थानों जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए होर्डिंग लगाई जाती है, बाजार या ऐसा कोई बाजार है या कोई वधशाला या बूचड़ खाना है, अस्पताल या नर्सिंग होम है, कारखाना है, भंडारगृह है, वेयर हाउस भंडारगृह को कहते हैं, स्टोर हाउस को, गोदाम है, माल परिवहन डिपो है, भोजनालय है, बासों या ढाबों, होटलों, नाट्यशालाओं, सिनेमाघरों और मनोरंजन स्थलों पर भी किसी प्रकार की फीस या शुल्क वसूली जा सकती है। फिर पशुओं के ऊपर किसी प्रकार का चार्ज लगाया जा सकता है। छकड़ों, कार्ट्स, ये गाड़ियां होती हैं, छकड़ा किसको कहते हैं, कार्ट गाड़ियों कहते हैं, ठीक है, या गाड़ियों, कैरीज, तो देखो पशुओं से चलने वाली या किसी भी प्रकार की जैसे गाड़ियां, कार्ट और कैरीज, ये ध्यान में रखना, छकड़ों और गाड़ियों पर भी किसी प्रकार का चार्ज लगाया जा सकता है। या उन क्रियाकलापों के लिए जिन्हें अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा की आवश्यकता होती है। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके तहत नगर पालिका अधिनियम के अधीन अनुमति या लाइसेंस लेना जरूरी होता है, तो उस लाइसेंस के बदले में भी किसी प्रकार की शुल्क ली जा सकती है। या नगर पालिका हमें किसी प्रकार का जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करती है तो उसके लिए भी नॉमिनल चार्ज जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, जितने भी उसकी फीस बनती है वो फीस अपने से ले सकती है। तो ये सारी चीजें देखो, फीस और जुर्माना उद्ग्रहित करने की शक्ति, ठीक है। तो किसी भी कानून के तहत, नगर पालिका अधिनियम सहित किसी भी कानून के तहत इनमें से कोई भी फीस या जुर्माना वसूल करने की शक्ति किसको है, नगर पालिका को है। फिर अगला देखिए, धारा 106 में दिया हुआ है विकास प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति। विकास प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति मतलब पावर टू लेवी डेवलपमेंट चार्ज। तो अगर कोई व्यक्ति किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी को कर रहा है तो उसके ऊपर भी किसी प्रकार का चार्ज नगर पालिका ले सकती है। तो देखिए इस संबंध में क्या है, कौन से डेवलपमेंट कार्यों के लिए नगर पालिका प्रभार या चार्ज वसूल कर सकती है। तो देखिए इसमें नीचे दिया हुआ है, नगर पालिका समय समय पर उद्ग्रहित उपविधियों का पालन करते हुए निम्न के लिए विकास प्रभार उद्ग्रहित कर सकेगी। समय समय पर, यह है निर्मित शब्द है, उद्ग्रहित की जगह क्या लिखोगे आप, यहाँ निर्मित शब्द लिखोगे, ये काटोगे पहले। तो देखो नगर पालिका समय समय पर निर्मित उपविधियों का पालन करते हुए विकास प्रभार उद्ग्रहित कर सकेगी। किन मामलों में, निम्न मामलों में। तो देखो यहाँ ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है धारा 106 के तहत। देखो कोई व्यक्ति 14 मीटर से अधिक ऊंचाई के किसी आवासीय भवन पर या गैर आवासीय भवन पर जो किसी विशेष मार्ग पर अवस्थित है, गैर आवासीय भवन पर विकास प्रभार निर्माण क्षेत्र और उपयोग की प्रकृति के आधार पर होगा। तो देखो 14 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला कोई आवासीय भवन या गैर आवासीय भवन किसी विशेष मार्ग पर बन रहा है तो उसके लिए नगर पालिका जो है वो प्रभार लगा सकती है, उसके ऊपर कोई चार्ज लगा सकती है, ठीक है। 14 मीटर ऊंचाई तक का भवन जो है उस पर किसी प्रकार का भार नहीं लगा सकती, ये ध्यान रखना। 14 मीटर वाला, 14 मीटर से अधिक हाइट का किसी रास्ते के ऊपर अपन भवन बना रहे हैं तो उस भवन के ऊपर नगर पालिका निर्माण हेतु चार्ज लगा सकती है। फिर विकास योजना के अनुसार या उप विभाजन योजना के अनुसार किसी क्षेत्र के विकास या पुनर्निर्माण हेतु, तो देखो विकास योजना जैसे कोई कॉलोनी कट रही है या कोई और डेवलपमेंट हो रहा है
तो विकास योजना के अनुसार या उप विभाजन योजना, जैसे किसी भूखंड को 2 या अधिक भागों में बांटा जा रहा है, तो इस पुनर्विकास के लिए क्या किया जा सकता है, चार्ज लगाया जा सकता है। इसमें देखो, यदि कोई विकास प्रभार अनुमोदित योजना या उप विभाजन पर क्रियाकलाप शुरू करने से पूर्व विकासकर्ता द्वारा अग्रिम रूप से में संदिग्ध किया जाएगा। तो देखो, जब भी कोई विकास योजना की नगरपालिका परमिशन देगी, तो वो परमिशन के संबंध में विकास योजना या उप विभाजन के मामले में जो भी चार्ज नगरपालिका द्वारा तय किया जाता है, तो उस विकास कार्य को शुरू करने से पहले ही वो चार्ज या भुगतान जो नगरपालिका को किया जाएगा उस व्यक्ति द्वारा। फिर देखिए, किसी भी क्षेत्र के पुनर्विकास के मामले में प्रभार सभी निवासियों और विकास के हिताधिकारियों को संदेह होंगे। देखो, किसी भी क्षेत्र के पुनर्विकास के मामले में प्रभार सभी निवासियों और विकास हिताधिकारियों को संदेह होगा, पेएबल होगा, मतलब सबको पेएबल होता है ये। फिर देखिए, नगरपालिका ऐसे विकास प्रभार का, इस लाइन को देखने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो तो छोड़ देना। नगरपालिका ऐसे विकास प्रभार का अलग से लेखा रखेगी तथा इसे अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। देखो, अगर नगरपालिका इस धारा के तहत कोई भी विकास प्रभार, जैसे चाहे कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई भूमि को डेवलप कर रहा है, उप विभाजन शुल्क है, तो इस तरीके से जो विकास प्रभार के रूप में जो राशि नगरपालिका के पास आएगी, वो केवल विकास कार्यों में ही खर्च की जा सकती है, विकास कार्यों से अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। इसलिए नगरपालिका विकास प्रभार से आने वाली राशि का अकाउंट या जो लेखा जोखा है वो अलग ही रखेगी। तो सवाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विकास कार्य से आने वाली राशि को अन्य मद पर या अन्य श्रेणी पर खर्च नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, धारा 107 में करारोपण से छूट, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन, टैक्सेशन से छूट या करों के अधिरोपण से छूट के मामले में धारा 107 है। तो धारा 107 देखो हमें क्या कहती है, नगरपालिका की किसी भी संपत्ति या नगरपालिका में निहित किसी भी संपत्ति के संबंध में धारा 102 एवं 3 में वर्णित कोई भी कर उद्ग्रहणीय नहीं होगा, अर्थात इनमें से कोई भी नगरपालिका की किसी संपत्ति पर लागू नहीं होगा। देखना एक बार फिर, नगरपालिका की किसी भी संपत्ति या नगरपालिका में निहित किसी भी संपत्ति के संबंध में, तो देखो धारा 102 और 3 को एक बार फिर देखिए, इस सीन को समझेंगे आप अच्छी तरह से। देखो, धारा 102 में मैंने आपको बताया है ऑब्लिगेटरी टैक्स, ये टैक्स लगाए जाएंगे, और धारा 103 में अन्य कर बताए मैंने, ये कर बताए। तो अगर इस प्रकार के करों की अपन बात करते हैं, तो धारा 107 ये कहती है कि इस प्रकार के कर जो हैं वो यदि ऐसी संपत्ति से संबंध रखते हैं जो नगरपालिका की है, जैसे नगरपालिका की संपत्ति के ऊपर कोई होर्डिंग लगती है तो उस पर कर नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात? तो अगर जिस संपत्ति पर टैक्स की बात करते हैं उस संपत्ति नगरपालिका में निहित है, तो नगरपालिका में निहित संपत्ति पर ऊपर धारा 102 और 103 में जो टैक्स बताए गए वो टैक्स लागू नहीं होंगे या टैक्स वसूले नहीं जाएंगे, अर्थात इनमें से कोई भी कर जो है वो नगरपालिका की संपत्ति पर लागू नहीं होगा। तो धारा 102 और 103 में जिन करों का हमने उल्लेख किया है, 102 में ऑब्लिगेटरी टैक्स और 103 में अन्य टैक्स, ये सारे टैक्स नगरपालिका की खुद की संपत्ति के ऊपर लागू नहीं होंगे, ये छूट है। तो नगरपालिका की खुद की संपत्ति को इन टैक्सेस से छूट है। फिर अगला देखो, उन भूमियों, भवनों, यानों, वाहनों और नौकाओं के संबंध में धारा 102 और 103 के तहत कोई कर उद्ग्रहणीय नहीं होगा जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के हों, लेकिन ये छूट उन भूमियों, भवनों, यानों, वाहनों और नौकाओं के मामलों में नहीं होगी जो 26 जनवरी 1950 से पहले कर उद्ग्रहण के दायरे में आते थे। तो देखिए, जैसे मैंने बताया, लंगर डालता है कोई जहाज, कोई वाहन से पार्किंग ली जाती है, ऐसे नियम इनमें बताए, टैक्स जो वसूली की जाती है। तो देखो, किसी भी ऐसी भूमि के मामले में, भवन के मामले में, यान के मामले में, वाहन के मामले में और नौकाओं के मामले में धारा 102 और 3 के तहत जो टैक्स हैं वो उन भूमियों से, उन भवनों से, उन यानों से, उन नौकाओं से नहीं लिए जाएंगे जो किसके हैं, केंद्र और राज्य सरकार के हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, 26 जनवरी 1950 भारत के गणतंत्र होने से पहले यदि सरकारी भूमियों, भवनों, वाहनों और नौकाओं, मतलब जिन भूमियों, भवनों के ऊपर पहले से नगरपालिका टैक्स लेते आई है संविधान लागू होने से पहले, तो नगरपालिका आज भी उन पर टैक्स ले सकती है। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद ऐसी सिचुएशन केंद्र और राज्य सरकार के अधीन इनमें से कुछ भी है, भूमि, भवन, यान, वाहन, नौका, तो उनके ऊपर नगरपालिका टैक्स वसूल नहीं करेगी, छूट रहेगी इस संबंध में। फिर अगली छूट, राज्य सरकार या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि, भवन, तो देखो पहले नगरपालिका के भूमि, भवन टैक्स से फ्री है,
इसके अलावा नगरपालिका की खुद की संपत्ति जो है वो टैक्स से फ्री है। इसके अलावा राज्य सरकार के अधीन जो कोई भूमि भवन या केंद्र सरकार के अधीन भूमि भवन नौका है वो टैक्स से फ्री है। फिर देखो, राज्य सरकार का कोई भी भवन, यान, वाहन और नौका है वो भी इन ऊपर वाले सभी करों से छूट प्राप्त है। मतलब सरकारी भवनों, भूमियों, यानों और नौकाओं के ऊपर ऐसा टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन किस शर्त क्या है? शर्त यह है कि उन भूमि, भवन, इन सब का उपयोग किस लिए होना चाहिए? लोक प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए। अर्थात लोक प्रयोजन के लिए किया जाना आशित है, न कि लाभ कमाने के लिए। अगर सरकार भी, राज्य सरकार किसी भवन, यान, वाहन या नौका से लाभ कमा रहा है तो उस पर नगरपालिका टैक्स लगा सकती है। लेकिन इनमें से किसी का भी इस्तेमाल राज्य सरकार लोक प्रयोजनों या लोक सेवाओं के लिए कर रहा है तो इस सिचुएशन में उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अगली छूट जो है, उन भूमियों और भवनों के संबंध में कर उद्ग्रहण नहीं होगा जिनका उपयोग मात्र सार्वजनिक पूजा के लिए किया जाता है। मतलब ऐसे मंदिर, मस्जिद जो है जिन्हें सार्वजनिक पूजा के लिए खोला गया है, तो उनसे संबंधित भूमि और भवन किसी पर भी जो है नगरपालिका टैक्स नहीं लेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उस भवन या उस भूमि को नगरपालिका ने सार्वजनिक पूजा के रूप में मान्यता दे रखी है। यदि नगरपालिका ने किसी भूमि या भवन को सार्वजनिक पूजा के रूप में मान्यता नहीं दे रखी है तो ऐसी सिचुएशन में भले ही सार्वजनिक पूजा की जाती होगी, नगरपालिका उससे क्या ले सकती है? कर ले सकती है। फिर पांचवा और अंतिम जो छूट है, यदि राज्य सरकार की नजर में युक्तियुक्त आधार पर किसी उद्ग्रहणीय कर में छूट दी जानी चाहिए तो वो राजपत्र में साधारण या विशेष आदेश द्वारा मंजूर या प्रेनिश्चित किया जा सकता है। तो ऊपर जिन करों की अपन ने बात की है उनमें से किसी कर में यदि छूट दी जानी चाहिए ऐसा राज्य सरकार का मानना है तो राज्य सरकार इसका आदेश किस में अधिसूचित करेगा? राजपत्र में। और राजपत्र में अधिसूचित करने के बाद ही किसी वर्ग या किसी व्यक्ति को इन करों में छूट दी जा सकती है। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने अध्याय 7 के आरंभिक इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया। देखो, अध्याय 7 में धारा 101 से लेकर 140 तक अपन किसकी चर्चा करेंगे? नगरपालिका के राजस्व की, कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा, रेवेन्यू का स्रोत क्या है, धन कहाँ से आएगा। तो धन आने के संबंध में अपन ने धारा 107 तक की चर्चा इस वीडियो में की है। बाकी अगले वीडियो में करेंगे। इसको जैसे मैंने बताया उस हिसाब से एक बार आप ठीक से तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच।